Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 14th January, so let's get started. First news is with respect to inflation, falls 4 month low, but इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर मेंस पर्सपेक्टिव बिकॉज ये चीज़ें चलती रहती हैं, हर मंथ ऊपर नीचे होता रहता है एंड मोस्टली ये सब होता है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। ओके बाकी हमने इससे पहले अपनी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज है उसमें हमने पढ़ लिया है अबाउट दी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनकी कैलकुलेशन मैथडोलॉजी एंड एट द सेम टाइम दी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये एक न्यू कंसेप्ट है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो रिप्लेस करेगा इस डब्ल्यू को, क्योंकि इस डब्ल्यू में काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। एंड इन दोनों ही चीज़ों में हमने एक कॉमन चीज़ बात जानी थी, दैट इज़ कि इनके जो बास्केट हैं जिनमें आइटम्स कौन कौन से आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं, इसे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू रुपी एट 86.70, लोवेस्ट पॉइंट इन 2 ईयर्स। रुपी तो गिर रहा है चलिए, लेकिन इसके रीजंस क्या होते हैं कई बार मोस्टली कि हमारे यहाँ आने वाला जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एफडीआई एंड एफआईआई, ये अगर डिक्रीज़ होता है तो फिर हमारा रुपी और कमज़ोर पड़ता है। बिकॉज इट्स लाइक कि आपके यहाँ और ज़्यादा डॉलर आता जा रहा है, तो फिर आपके यहाँ अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है तो आप कहोगे ओके आई विल नॉट गिव 86, आई विल जस्ट गिव 80 रुपीज़, राइट। बट अगर यही डॉलर की प्राइस, ये डॉलर का सप्लाई कम होना शुरू हो जाए तो फिर अब शॉर्टेज है लेकिन ज़रूरत दोनों को है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए हैं, तो फिर वो पैसे और गिरना लगता है कि ओके 86 नहीं, आई विल गिव 87, अदर विल से आई विल गिव 88। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फॉरेन फ्लो इन आर कंट्री। अब ये सिर्फ एफडीआई या एफआईआई पर ही डिपेंड नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है ट्रेड। ठीक है, आपको मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ऑल, तो ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज ट्रेड्स इन सर्विसेज। अगर हमारा इसमें सरप्लस होगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाता है, राइट। हालांकि हम लोग उसको फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करते हैं एज अ बफर, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर ट्रेड हमारा नीचे गिरता जाएगा तो फिर हमारा रुपये भी उतना ही गिरता जाता है। गुड्स में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये हमेशा नेगेटिव रहता है, बट सर्विसेज में ये करीब करीब पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ जो कि इकोनॉमी का पार्ट है। ओके, एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आज मकर संक्रांति है, सो हैप्पी मकर संक्रांति। एंड वी हैव गिवन 50% डिस्काउंट, सो आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जस्ट 3000 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको मेंस 450 प्लस के रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। आपको 20 मिनट डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे न्यूज़पेपर में उनका डिटेल एनालिसिस मिलता है। इसके साथ साथ आपको आपकी वीकली मैगजीन मिल जाएगी जो कि अब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मैं पहले फ्रीली अवेलेबल करा रहा था, लेकिन अब जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्सक्राइब हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इसमें आपको प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज़ मिलेगी एंड वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगी आपके लिए, क्योंकि आजकल जो भी यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है इट इज़ मोस्टली करंट ओरिएंटेड, जो भी आ रहा है करंट से ही लिंक हो गया आ रहा है। सो डोंट जस्ट रिलाई ऑन दीज मंथली मैगजीन्स फ्रॉम कोचिंग्स और दीज स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, वो अकेले आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट जैड मोरे टनल। हालांकि उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड पर कुछ नहीं बोला है अभी तक कि कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। नो, जैड मोरे टनल के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का इम्प्रूव करने पे फोकस किया गया है। स्टिल नॉन कमिटल ऑन द टाइमलाइन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर, दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड इज़ कि इसी के साथ साथ एक जोजिला टनल भी बना रहे हैं जो कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को लद्दाख वैली से। सिमिलरली चेनाब ब्रिज इनॉग्रेट किया गया, वहाँ से अभी पैसेंजर ट्रेन के ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वलस ही दिखाता है इंडिया का। सिमिलरली चेनानी नाशरी टनल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, रोपवेज एट द शंकराचार्य टेम्पल, शिवखोरी टेम्पल एंड बलताल अमरनाथ श्राइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और टूरिज़्म प्रमोट होता है कनेक्टिविटी से। सो ये सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा और यहाँ की जो ओवरऑल इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा, लोगों को जॉब्स बेटर मिलेंगी, लोग अपनी लाइवलीहुड को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। ओके, तो 370 हटाकर जो आइसोलेशन था जम्मू कश्मीर का, जो शैकल्स लगे हुए थे उनको ब्रेक किया गया है ताकि टूरिज़्म प्रमोट करके हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रमोट कर पाएंगे। ओके, और किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो, चाहे टूरिज़्म को प्रमोट करना हो या बिज़नेस को प्रमोट करना हो, एक बेसिक चीज़ जिसकी सबसे पहले ज़रूरत होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट होते हैं ऑल दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। सो ये 2-3 नाम याद रखिए, जैड मोरे टनल, जोजिला टनल एंड चेनाब ब्रिज, ये 3
पॉइंट्स आपके प्रोमिनेंट होने चाहिए जब हम बात करेंगे, अगर मेंस में कभी इस तरह का क्वेश्चन आया, जिसमें हम चर्चा करेंगे बाद में, कि आखिर जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या बदला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हमारे पास 3-4 अच्छे आर्टिकल्स हैं। अब देखिए यहाँ भी एक केरल यूथ जिसको ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती किया गया था, ही वॉज एनलिस्टेड फोर्सिबली बाय द रशियन आर्मी फॉर द वॉर, क्योंकि रशियन आर्मी के पास सोल्जर्स तक नहीं बचे हैं फाइट करने के लिए। कि हालांकि उनके यहाँ कभी उन्होंने आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन हमारे इंडिया के काफ़ी लड़के वहाँ पे ऐसे फंस गए थे जिन्हें फोर्सिबली रिक्रूट किया गया वहाँ पर वॉर में। ओके, हालांकि फिर मोदी जी ने पुतिन के साथ जब 1-to-1 मीटिंग की थी तब उन्होंने ये अश्योरेंस लिया था रशिया से कि इंडिया के जितने भी मैन हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती रिक्रूट किए गए हैं तो ये कोई पकड़ के किया है, नो। हुआ क्या था, दी पिम्प्स जो ये होते हैं आपके दलाल टाइप लोग, ये लोग इनको लेके गए थे कि हम रशिया और यूक्रेन में आपको जॉब्स दिलाएंगे। किस प्रोटेक्ट्स पर, कि आपको तो लॉजिस्टिक्स वगैरह का काम करना है, जैसे आर्मी को आगे सामान वगैरह भेजना है तो उसमें लेबर का काम करना है, बट एक्चुअली इनको लॉजिस्टिक्स से डाइवर्सिफाई कर दिया गया फाइटिंग के लिए। राइट, तो ये इस तरीके से इनको मिसगाइड किया गया। और एक और इसके लिए हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न बन के आया कि नेपाल के गोरखा, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, दीज गोरखाज आर फाइटिंग ऑन बोथ साइड। ये रशिया की तरफ से भी फाइट कर रहे हैं एंड ये यूक्रेन की तरफ से भी फाइट कर रहे हैं। आखिर गोरखाज हमसे क्यों नाराज़ हैं? वो इंडिया से नाराज़ हुए आफ्टर द कमिंग ऑफ अग्निवीर। 2022 से उनका रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिया, नेपाली गवर्नमेंट भेज नहीं रही है अपने लड़कों को, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये अग्निवीर अगर 3 साल बाद वापस आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा। कि उनका फियर ये है कि ये अग्निवीर जो सारी ट्रेनिंग लेकर आएगा हथियार चलाने की, ये बाद में नेपाल में जो नक्सलिज्म टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकता है और नेपाल की सिक्योरिटी की एक थ्रेट बन सकता है। ओके, सो अग्निवीर के मैटर पर हमने कंसल्ट नहीं किया नेपाली गवर्नमेंट को, उसको अंधेरे में रखा, वो हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। एंड देन आज ये गुरखास रशिया यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, कल को ये चाइना की तरफ से भी लड़ सकते हैं, बिकॉज दीज गुरखास आर काइंड ऑफ फ्रीलांसर। इनकी 3 बटालियन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइट करती है। ओके, बट इंडिया के बेस्ट फाइटर्स माने जाते थे ये, लेकिन अग्निवीर स्कीम ने आके थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसमें। एनीवे, वो सब बातें मैंने पहले की आपके साथ। नेक्स्ट इज डिजिटल अरेस्ट स्कैम। मैंने आपको बताया था डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है, आपको इस तरह की कॉल्स आ रहे हैं। जैसे एक मदर को आया था, टीचर थी वो, उनके पास आया कि आपकी बेटी प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई है, और फिर डराया जाता है, और उस वजह से हुआ क्या कि शी डाइड। सिमिलरली दिल्ली में इस तरह के कई केसेस आए जहाँ पर फ़ोन किया जाता है कि आपके नाम आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है एंड कुछ पार्सल है उसमें से ड्रग्स निकला है, तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। बट इंडियन लॉज में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आप कैमरे के सामने से हिलेंगे नहीं। इंडिया के लॉस में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक रिटायर्ड टीचर बच गया, उसकी सेविंग्स वरना चली जाती। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया समन्स बांग्लादेश एनवॉय डिफेंस फेंस वर्क। अब बांग्लादेश को प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश को प्रॉब्लम है कि इंडिया फेंसिंग क्यों कर रहा है बॉर्डर पे, तो क्या कर रहे हैं हम, आपके इलीगल माइग्रेंट्स को आने दें इसी तरीके से। India reiterated its commitment to ensuring a crime-free border by effectively addressing the challenges of cross-border criminal activities such as smuggling। अब ये स्मगलिंग सिर्फ ड्रग्स वगैरह की नहीं होती है, ठीक है, कैटल स्मगलिंग भी होती है इवन बांग्लादेश से इस तरफ। सो कैटल स्मगलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग एंड इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ह्यूमंस को भी इधर से उधर, तो ये जो स्मगलिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड ट्रैफिकिंग, the barbed wire fencing, border lightning, installation of technical devices and cattle fences are measures for securing the border। और ये सेम टाइप के ही मेजर शायद हमें म्यांमार बॉर्डर पर भी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाती थी 16 किलोमीटर की फ्री मूवमेंट रिजीम। हालांकि इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम इसको बंद करेंगे, बट अभी तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट इज RTI पर्पज इज़ नॉट टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। ये कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी ने पेटिशन लगाई थी RTI की, उसने कहा था कि मोदी जी के बैचमेट जो रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मोदी जी की डिग्री में लिखा हुआ है कि वो 78 के पास आउट हैं, तो यहाँ पे जिसने पेटिशन लगाई थी उसने कहा था कि ठीक है आप मुझे बैचमेट की लिस्ट दे दीजिए जिन जिन ने 78 में ही ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि नहीं, ये सब बातें जानने की, आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए RTI नहीं है। ओके, बट सच्चाई यही है कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी भी जाए तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बट एनी वे वी ऑल नो कि वो डिग्री फेक है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें पहले देखी गई हैं। रेड होल माइंस पे अभी हम आज ही थोड़ा सा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखिए कि NGT ने 2014 में इस पर बैन लगा दिया था। ये इमेज आप देख लीजिए कि ये छोटी छोटी माइंस होती हैं
जिनमें ऑब्वियसली मशीन्स के थ्रू नहीं जा सकती, यहाँ पे आपको बेयर हैंड जाना पड़ता है और हाथों से कोल निकाल के लाना होता है। कई बार इनमें क्या है, पानी वगैरह चला जाता है, कई बार यहाँ पे कोई ऐसे पिलर नहीं लगाए जाते इनको सपोर्ट के लिए, मैनुअली किया जा रहा है सब कुछ, तो ये केव इन कर जाती है और इस वजह से माइनर्स इसमें फंस जाते हैं। तो आखिर माइनर्स में जाते क्यों हैं? क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं। प्लांटेशन में काम करेंगे उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा पैसा कोल निकालने का। ओके, हालांकि एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था 2014 में, लेकिन मेघालय और असम में ये अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तो ये सरकार का फेलियर है कि कोई चीज़ बैन होने के बाद भी कैसे ऑपरेट हो रही है। इन मेघालय सुपरस्टिशन मेक थिंग्स वर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। नो, कैंसर की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न है उसकी अवेयरनेस। कई बार इंसान की बॉडी में ये सिम्टम्स कई सालों तक दिखते रहते हैं, जैसे डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कई बार जब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है तो आपको पहले 2-3 बार इस तरह के सिम्टम्स होंगे जहां आपको टॉयलेट में ब्लड आएगा। ओके, इंसान कई बार समझ जाता है तो ठीक, नहीं समझ पाता तो वो 1-2 बार इग्नोर करता है, फिर जब फ्रिक्वेंटली होने लगता है तब उसको समझ में आता है कुछ प्रॉब्लम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैंसर से डेथ कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी यहाँ पर अवेयरनेस है उसको लेकर। उनके यहाँ पर जागरूकता है कि किस तरीके की सिम्टम्स किस तरह के कैंसर या इस तरह की चीज़ों को सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट। तो अवेयरनेस की वजह से उनके यहाँ हो जाता है अर्ली डायग्नोसिस। और कैंसर ऐसी ही चीज़ है जिसको अगर आपने अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ वो फिर बहुत डेडली हो जाता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आपने बचपन से एडवर्टाइज देखा होगा, HIV HIV HIV, ठीक है। HIV के सिम्टम्स की बात कर लें हम, या फिर इसके प्रति जो भी अवेयरनेस है, इस पे वर्क भी बहुत किया गया है और इससे अवेयरनेस आई भी है, राइट। लेकिन कैंसर को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोगों को पता है कि HIV हो सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से या इस तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बट कैंसर के लेकर लोग उतने सीरियस भी नहीं हैं। और उसका एक मेजर रीज़न ये भी रहा है कि लोगों को ये लगता है कि शराब और गुटखा खाने पीने वाले लोग तो ठीक ठाक घूम रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोगों को हो रहा है कैंसर जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम ही नहीं किया। हाँ, तो वो ट्रू है कुछ हद तक, बट इसमें इसके इलाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सुपरस्टिशंस की, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक मेघालय। सुपरस्टिशंस ये बाबा लोगों से और इन तरह के लोगों से बीमारी ठीक करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके, तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम अपने एग्जाम के लिए उठाएंगे, हालांकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्यों इंडिया कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, तो उसमें आप क्या मेजर्स ले सकते हैं और उसमें क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपने एक सेपरेट 20 मिनट्स वीडियो में, क्योंकि वो एज अ जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। In 2022, India recorded 14.61 lakh cancer. That is 1 in 9 people are projected कि आप में से हर 9 में से एक इंसान को कभी ना कभी कैंसर होगा। और बड़ी बात ये रही है कि 2025 में ये यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है हमें एनुअल कैंसर केसेस बाय 2025 टू अराउंड 15 लाख। ओके, सो वन थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 9% इस प्रोजेक्टेड कि इसको कैंसर होगा कभी ना कभी। एंड वर्स्ट थिंग इज़ कि हमें यहाँ पर ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसमें। ओके, इंडिया अकाउंट्स फॉर 7% ऑफ वर्ल्ड्स कैंसर बर्डन। बस ये 3 पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन का काम करेंगे। अगर कैंसर कैपिटल क्यों बन रहा है इंडिया, इस पे क्वेश्चन आपको आता है तो ओके, वी हैव 7% ऑफ वर्ल्ड्स कैंसर बर्डन एंड हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस इज इन नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर हो रहे हैं इंडिया में, तो स्टोमक, ऑस्फेगस एंड हाइपोफायरिक्स। ठीक है, तो ऑस्फेगस इज द लीडिंग स्टेट साइट ऑफ कैंसर इन बोथ जेंडर्स। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जो मैं आपसे कहता भी हूँ कि इसको बैन करना ज़रूरी है, डजेंट मैटर रेवेन्यू लॉस होगा या एम्प्लॉयमेंट जाएंगे, बट इसको बैन करना ज़रूरी है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको एंड ए डाइट दैट इंक्लूड्स नॉट इनकंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ स्मोक्ड मीट एंड फिश। अब इसमें इन लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मेघालय में जो ऑब्जर्वेशन दिए, उसमें एक रीज़न था सबसे बड़ा, लो अवेयरनेस रिगार्डिंग द साइन सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द कैंसर। सेकेंड इज देयर इज़ लोअर अडॉप्शन ऑफ मेथड्स फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। कई बार अगर हम लोग हॉस्पिटल वगैरह जा भी रहे हैं तो वो डॉक्टर भी उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाता है कि इसको ये सिम्टम्स कैंसर के हैं, किसी नॉर्मल बीमारी के नहीं, राइट। सो फर्स्ट रीज़न इज लो अवेयरनेस of signs, symptoms and risk factor. Second is low adoption of method of early cancer detection. And third is lack of cancer screening, कि अगर मुझे डाउट भी है तो मैं कहाँ जाऊँ कैंसर स्क्रीनिंग कराने, राइट। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाऊँगा तो हज़ार रुपये लग जाएंगे एक साथ। सो द अवेयरनेस अबाउट द कैंसर हैज़ नॉट बीन एज इंटेंस एज फॉर HIV/AIDS, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अर्ली डिटेक्शन सेव्स मैनी लाइव्स। यहाँ पे कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे खासी एंड गारो
एंड जैंतिया, ये सब ट्राइब्स हैं मेघालय की, इनकी जो बिलीव्स है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बैरियर टू आइडल हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज बिहेवियर्स कैन टेक कंसिडरेबल टाइम टू चेंज, ये आप ओवरनाइट नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम लगता है लोगों को अपने बिहेवियर को चेंज करने में। नेक्स्ट इज देयर इज टेंडेंसी अमंग द पेशेंट्स टू सेल्फ मेडिकेट, उन्हें लगता है कि हम जड़ी बूटी वगैरह से खुद का इलाज कर लेंगे। नो डाउट कि हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ कैंसर में इफेक्टिव हैं, ओके, जैसे आपकी वो जो खड़ी वाली हल्दी आती है, मान लिया, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर होने के बाद उसे ठीक कर लोगे। आप बचपन से वो चीज़ खा रहे हो, एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हो, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, नो डाउट अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कैंसर हो ही चुका है और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि मैं इसी से ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके। तो ये एक फोर्थ फैक्टर बनता है जिस वजह से हमारे यहाँ पे डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कैंसर में। नेक्स्ट इज दे सॉट ट्रीटमेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हीलर्स। अब कुछ बाबा लोग ऐसे हैं, हमारे इधर भी हमने देखे हैं, अगर मध्य प्रदेश में है तो फिर वहाँ तो होंगे ही, ठीक है, ये लोग क्लेम कर देते हैं नहीं नहीं हम ठीक कर देंगे आपको। तो ये जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे बाबा रामदेव पे कई बार इस तरीके से केस किए गए हैं कि ये फेक क्लेम करते हैं कि हम इससे ठीक कर सकते हैं, हमारी ये दवाई ठीक कर सकती है वो। देखिए, आपकी जो दवाई है वो एज ए सप्लीमेंट इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करे, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप ये कहें कि हमने तो ये बीमारी ठीक कर दी। कोविड के टाइम बाबा ने क्लेम कर दिया था कि हमने इलाज ढूंढ लिया, उनने लॉन्च भी कर दी, हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंच गए लॉन्च करने, बाद में कह दिया नहीं नहीं वो तो इम्यूनिटी बूस्टर था, तो बाबा पलट गए अपने उससे। लेकिन अगर इन जैसों के भरोसे कोई रह जाए, जैसे एक और हैं बागेश्वर बाबा, उनकी वजह से एक बच्ची की डेथ हुई थी, वो मिर्गी थी उस बच्ची को, ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा बस आप तो ये ले जाओ हमारे यहाँ से, ये भभूति बोलते हैं कुछ, ओके, राख जैसा, ठीक है, ये भभूति ले जाइए, इसको खाइए, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। एंड दैट गर्ल लिटरली डाइड इन 6 or 7 days, राइट। इसी तरीके के एक बाबा हमारे यहाँ हैं, हमारे होम टाउन में, मिश्रा जी, ये रुद्राक्ष बांटते हैं। इन्होंने शुगर और बीपी के पेशेंट्स को कह दिया आप तो रात को रुद्राक्ष पानी के गिलास में डाल के रख दो एंड सुबह वो पानी पी लो, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। उनका बीपी और शुगर और बढ़ गया, राइट। तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो आपको मोटिवेशन के लिए ठीक है या एज अ सप्लीमेंट्री ठीक है, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकते आपके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट को। We are in process of using new virtual reality technologies to remove fears about cancer and to understand the science behind the cancer and its treatment. Now ये जो virtual reality है ना, this can be the best thing, क्योंकि आप स्मोक कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जब दिखाया जाए कि अंदर देखिए कि आपकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस कर रही है ये चीज़ें, किस तरीके से हार्म कर रही हैं और किस तरीके से कैंसर सेल्स बिल्ड होते जा रहे हैं आपकी बॉडी में, उसी तरीके से इलाज से भी डरने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से ये दवाइयाँ कैंसर पार्टिकल्स को किल करेंगे एंड अल्टीमेटली आप रिकवर हो सकते हो, तो ये वर्चुअल रियलिटी हमारे लिए दोनों ही वे में हेल्पफुल होगी, प्रिवेंशन करने में भी और अल्टीमेटली क्योर के लिए भी लोगों को एनकरेज करने में, राइट। सो दिस इज़ द मस्ट पॉइंट दैट यू शुड इंक्लूड इन योर नोट्स, ओके। सो हम इस पर 20 मिनट सेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वही कराऊंगा और ये पॉइंट्स पहले से ना बताऊं तो फिर आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, फिर वो ऐसा लगेगा कि हमें रट्टा मारना है। बट टेक नोट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, इंडियंस अब्रॉड। आखिर क्यों इतने इंडियंस अब्रॉड जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपना डायस्पोरा देखें तो कितना डायस्पोरा है हमारे पास, 35 मिलियन लोगों का, ओके, दैट इज़ 3.5 करोड़। नाउ दी थिंग इज़ दैट इसमें से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ NRIs हैं, यानी कि सिटीजन तो इंडिया के ही हैं अभी भी, बट ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो इंडियन ओरिजिन के ज़रूर हैं लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सिटीजनशिप कहीं और की ले ली है, ठीक है। और कई इंडियन ओरिजिन के पीपल तो लीडर भी बने हैं मोर देन 30 कंट्रीज़ में, जैसे मॉरिशस, फीजी, कैरिबियन आइलैंड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के लोग रहे हैं। हमने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कब से शुरू किया? हमने शुरू किया था 2003 में अटल जी के टाइम, और जनवरी 9 को डेट चूज़ की क्योंकि यही वो दिन था जब गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। इस साल ये मनाया गया है भुवनेश्वर में। बट अब इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं कि जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, USA, फ्रांस और ऐसी कई कंट्रीज़, इनमें राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आ रही हैं। राइटिस्ट गवर्नमेंट हमेशा बातें करती हैं अपने खुद के लोगों की, जैसे ट्रम्प कर रहा है, ठीक है। इनको हमेशा लगता है कि ज़्यादा ओपन इकॉनमी ठीक नहीं है, ज़्यादा इमिग्रेशन को लिबरल बना देना ठीक नहीं है, दूसरे लोग बाहर वाले आके जॉब्स ले जाते हैं। तो ये जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आएंगी फार राइट वाली, ये अपने डोमेस्टिक जो उनके वोटर्स हैं उनको जॉब देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। सो वो क्या करती हैं, वीज़ा और एंट्री कंडीशंस को डिफ़िकल्ट बना देती हैं फॉर इंडियन। जैसे मैंने आपके साथ टॉपिक
करवा दिया था H1B वीज़ा। मैंने इसलिए समझाया था ये सब चीज़ें क्योंकि न्यूज़ में बार बार रहेंगी। अभी ट्रम्प जब आएगा तब वो फिर इसमें कुछ छेड़छाड़ करेगा। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक एक बार में समझा देता हूँ ताकि बार बार नहीं हम लोग न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे सेम चीज़। ओके, देन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यूक्रेन से काफ़ी सारे बच्चे वापस आए, रशिया से भी काफ़ी सारे वापस आए। ठीक है, ये डिग्री लेके कई बार वहीं पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, बट वो नहीं हो सकता। वेस्ट एशिया में ट्रबल चल रहा है, मोर देन 9 मिलियन इंडियंस वर्क करते हैं इस वक्त वेस्ट एशिया में। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट इंडियाज टाइज विद इट्स डायस्पोरा बी इंक्लूसिव एंड नॉन पार्टीसन ऑन पॉलिटिकल इशूज़। ठीक है, इसलिए हम लोग किसी का साइड नहीं लेते हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो फिर हमारे इंडियंस को हार्म कर सकता है। ओके, लेकिन एक और चीज़ है जो इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। हमने पहले भी बात की थी पुराने न्यूज़ एनालिसिस में कि हम लोग डायस्पोरा से पैसा आता है, रेमिटेंस आते हैं, हम लोग खुश होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डायस्पोरा में कई लोग मर भी जाते हैं, स्पेशली हमारे जो लो स्किल या सेमी स्किल लोग जाते हैं। कई बार ये बहुत ही टफ कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं या कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है वहाँ पर, बट उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट इनके कंसर्न्स और इनके ग्रीवांसेस को लेकर उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं रहती है। ओके, और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि फॉरेन जाके भी लोग इंडियंस इतना अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। लोग ब्लेम कर देते हैं सीधे रिजर्वेशन को, बट ऐसा नहीं है। किसी ने प्राइवेट सेक्टर में नहीं रोका है किसी को करने से, बट उसके कई रीजन है। फर्स्ट है कि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विद इन इंडिया। उस लेवल की जॉब्स, उस लेवल की लाइफस्टाइल इंडिया में नहीं मिलती है जैसी उन्हें फॉरेन में मिलती है। सेकंड थिंग इज़ कि जो लोग जेन्युइनली टैलेंटेड हैं उनको लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हमें फॉरेन में ज़्यादा मिलेगी रादर दैन इन इंडिया। और इंडिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह है हैवी टैक्सेशन। कई लोग हैं जो मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद 2-3 साल तक इंडिया वापस आए थे, जो अपना उधर का सब छोड़ के कि हम इंडिया में ही कुछ करेंगे, अब इंडिया बदल रहा है। इन्होंने नारे भी इसी तरह के दिए थे, न्यू इंडिया न्यू इंडिया। बट सच्चाई ये हुई कि इतना हैवी टैक्सेशन लगाया गया कि जो आ गए थे वो भी वापस चले गए अपने बिजनेस वाइंड अप करके कि इंडिया इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पे बिजनेस किया जाए। सब कुछ मिला मिलू के आप ऑलमोस्ट 45% टैक्स ले जाते हो एक बिजनेसमैन से। ये जबकि दुबई जैसी, मलेशिया जैसे, सिंगापुर जैसे, वहाँ ना कोई कॉरपोरेट टैक्स है ना कोई इनकम टैक्स है। ठीक है, तो लोग वहाँ पे बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी अनअकैडमी ने भी खुद को सिंगापुर में रजिस्टर किया था और सिंगापुर से ही उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट भी उठाया था, अराउंड 90 करोड़ या 900 करोड़, ऐसे ही कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रम्प कार्ड, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड द आउटकम फॉर इंडिया। क्योंकि अब ट्रम्प 20 जनवरी को एंटर करेंगे वाइट हाउस में, तो उसको लेकर काफ़ी आर्टिकल्स हमें डे बाय डे देखने को मिलेंगे, तो हम इस आर्टिकल की बात करेंगे। सेकंड इज ट्रांसफॉर्मिंग द मेंटालिटीज, रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। ठीक है, ये मैन वर्सेस वेमेन को लेकर इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा है, तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ मिनट, प्लीज़। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके, वो 2 कॉपीज़ हो गई थी इसकी। एनीवे, चलिए हम ये ट्रम्प वाला आर्टिकल जो है उसको एग्जामिन कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ यहाँ पे यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है ये आप खुद रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसके सिर्फ की पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिटिकल अप्रोच क्या है। अभी तक आपने अगर डिस्कशन रेगुलर सुना है तो आपको पता होगा, ही एडवोकेट द अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन। ओके, दैट इज़ अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, द जॉब्स फॉर अमेरिकन, मेक इन अमेरिका एंड मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। इस तरह के नारे उन्होंने दिए हैं। सेकंड इज़ वो डिबंक करते हैं मल्टीलैटरलिज्म को, बिलीव नहीं करते इसमें। ठीक है, उनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन ने अमेरिका को हार्म किया है और ग्लोबलाइजेशन ने चाइना को अनफेयर एडवांटेज दिया है, इसलिए डब्ल्यूटीओ में उन लोगों ने वो अपॉइंटमेंट वगैरह रोक रखी है अमेरिका ने। ओके, सो दिस इज सेकंड, दैट ही डोंट बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म। ही बिलीव्स कि हमें बायलैटरल लेवल पर ही एग्रीमेंट्स करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन, नाटो या फिर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, वो प्रेफर करते हैं बायलैटरल लेवल पर एग्रीमेंट कीजिए, चाहे इंडिया के साथ करना हो, चाइना पे के साथ करना हो, ताकि दोनों के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो। ठीक है, दोनों के लिए फ़ायदे हो, ना कि डब्ल्यूटीओ, नाटो, यूएन के नॉर्म्स के वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक अनफेयर या अनड्यू एडवांटेज मिल जाए ओवर अमेरिका। सेकेंड इज विड्रॉन फ्रॉम ग्लोबल एग्रीमेंट सच एज पेरिस क्लाइमेट। उसके बाद बाइडेन ने इसको दोबारा ज्वाइन किया था, बट देखते हैं अब ट्रम्प आके क्या अप्रोच लेता है इसका। सेकेंड इज प्रमोट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, दैट मीन्स कि इकोनॉमी को लेकर इनके जो भी रूल्स होंगे वो अमेरिका खुद ही डिसाइड करेगा, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स वगैरह की वो परवाह नहीं करेगा। अगर उसे लगता है कि चाइना सस्ता स्टील बना के उसके यहाँ की कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है, इररिस्पेक्टिव कि ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को वायलेट करता है या नहीं करता है, ही डोंट केयर।
नेक्स्ट इज यूएस सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, दूसरी कंट्रीज से रिलेशन, वो मैटर नहीं करता, वो वही करेगा जो पॉलिटिक्स में जो यूएस के लिए बेनिफिशियल होगा। इम्पैक्ट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट, अब अमेरिका फर्स्ट के इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेंगे चाइना पर, क्योंकि यूएस की ही सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगाए थे, इंक्लूडिंग एप्पल। सो ग्लोबल मार्केट्स लाइकली टू एक्सपीरियंस द इंस्टेबिलिटीज़, हो सकता है कि कुछ इस तरह के कानून बनाए कि कंपनीज विल बी फोर्स टू रीलोकेट बैक फ्रॉम चाइना टू यूएसए, ठीक है, हो भी सकता है। सेकेंड इज ट्रेड, इमिग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बिकमिंग द कंटेंशियस एरियाज, क्योंकि उनको लगता है कि ये इमिग्रेशन की वजह से या दूसरी कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से, जैसे जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, इन सब की सिक्योरिटी कौन इंश्योर करता है? अमेरिका करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें उसको उतनी पसंद नहीं आएंगी, तो हो सकता है कि इनको लेकर फिर कुछ इशू हो। क्लाइमेट एक्शन डाउनग्रेडेड, आइसोलेशनिज्म अंडर मेगा, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका मानना भी था कि वाई अमेरिका इज डूइंग ग्लोबल पुलिसिंग, वाई अमेरिका केयर कि वेस्ट एशिया में पीस है या नहीं है, अगर लड़ रहा है तो लड़ने दो, ठीक है। वाई शुड अमेरिका प्रोटेक्ट दैम, वाई शुड अमेरिका गिव दैम आर्म्स, वेपन्स और मनी, राइट, विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। Second is encourage adversarial powers like China and Russia to expand influence economically and military। अब क्योंकि जैसे जैसे ट्रम्प के अंडर में, जो कि उसने फर्स्ट टेन्योर में दिखाया था कि वो रिट्रीट कर रहा है अमेरिका, हमें नहीं करना प्रोटेक्ट वेस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, हम क्यों करें, आप नहीं करोगे तो मत करो। चाइना एंड रशिया तो यही चाहते हैं कि अमेरिका रिट्रीट करे तो हम एक्सपैंड करें, अपना डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस इकोनॉमिकली भी एज वेल एज मिलिट्रीली भी बढ़ाएं। जैसे आज पनामा कैनाल है, किसने बनाया था? अमेरिका ने, बट किसको हैंड ओवर कर दिया? पनामा को, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि पनामा कैनाल हमें वापस चाहिए। सो चाइना यही चाहता है, ठीक है, दूर जाओ, हम बनाएंगे, ठीक है। वो बना भी रहा है ना, मैंने आपको थाईलैंड में बताया, दी इस्तुमस ऑफ करा कैनाल, ठीक है, करा कैनाल बना रहा है वो बाईपास करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका को। तो आप मत बनाइए, ठीक है, चाइना बना लेगा। चाइना रशिया यही चाहते हैं कि यूएस रिट्रीट करे तो हम एक्सपैंड करें। सेकेंड इज इंडिया पर क्या असर होगा, यूएस इंडिया रिलेशन। स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी ड्यू टू शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? एक ही इंटरेस्ट है, चाइना, ठीक है, दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। इंडियाज फोकस ऑन इंडो पैसिफिक कॉपरेशन अलाइंस विथ यूएस प्रायोरिटीज इन काउंटरिंग चाइनाज रीजनल डोमिनेंस। ये जो इंडो पैसिफिक है, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई बहुत बड़ा फोकस है इस एरिया पे, नहीं, उतना बड़ा फोकस नहीं है इंडिया का इंडो पैसिफिक पे, पर उसको पता है कि अगर पैसिफिक रीजन में चाइना स्ट्रांग हुआ तो अगला टारगेट उसका इंडियन ओशियन ही है, ठीक है। तो उसको वहीं पे रोक दो तो बेटर है, क्योंकि अगर उसने एक बार पैसिफिक ओशियन में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया तो फिर वो नेचुरल गेटवे यही होना है इंडियन ओशियन। और इसी के लिए वो इस्थमस, दैट इज करा कैनाल इसलिए बना रहा है ताकि इंडिया के पास जो एडवांटेज है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका का, उस एडवांटेज को बाईपास कर सके और सीधे से यहाँ पे करा कैनाल के थ्रू अंडमान सी में एंटर कर सके, राइट। सेकेंड इज हम लोग कई एरियाज है जिन पे कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे डिफेंस, मिलिट्री एग्रीमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, आईसीईटी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज डायलॉग और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह पे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, जैसे I2U2, ओके। तो ट्रेड रिलेशंस काफ़ी क्रिटिकल इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि इंडिया को ट्रंप ने कंसीडर क्या किया था, टैरिफ किंग। उसका यह मानना है कि इंडिया अपने यहाँ आने वाले अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो उसने ये वार्निंग कई बार इंडिया को दी है कि अगर आपने ये कम नहीं किया तो आपके यहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अमेरिका भी हाई टैरिफ लगाएगा, ओके। तो ट्रेड रिलेशंस में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, नो देयर इज इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड डिमिनिश ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल लेवल पर कोई बातें नहीं कर रहा है, सब लोग प्रोटेक्शनिस्ट तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि अपनी ज़रूरतों का अपने देश में ही बनाएंगे। चैलेंजेस पोस्ट बाय यूएस आइसोलेशनिज्म टू ग्लोबल सिक्योरिटी, फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। अब इसमें जैसे जैसे यूएस आइसोलेट होता जाएगा, जैसा कि वो उम्मीद है ट्रम्प से, प्रोटेक्शनिस्ट होता जाएगा, उसमें दिक्कत ये होगी कि अगर वेस्ट एशिया से ये निकलता है तो वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी का क्या होगा, ठीक है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्यों है? क्योंकि यूएस ऑयल के लिए डिपेंड नहीं है अभी वेस्ट एशिया पे, इंडिया डिपेंड है। इंडिया अपनी 80% ऑयल नीड वेस्ट एशिया से ही ले रहा है, ठीक है। फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए इन सबको मैनेज करना, ईरान को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को। आज इन सबको मैनेज करना इसलिए आसान है क्योंकि ईरान एडवर्सरी भले ही हो, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब अमेरिका के क्लोज हैं, और जो अमेरिका के क्लोज नहीं है भी है वो अमेरिका के डोमिनेंस में ही है। लेकिन अगर अमेरिका बैक ट्रैक करता है ग्लोबल सिक्योरिटी से तो फिर ये चाइना को एक फ्री हैंड दे देगा बिल्कुल, खासकर एशियन रीजन में।
India's strategic alliances with other global players like Japan, Australia and European Union counterbalance US unpredictability. अब यही रीज़न है कि हमें जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोप के साथ ज़्यादा इंटीमेट होना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कहीं से तो काउंटर बैलेंस करना है ना इस यूएस के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? द इंपॉर्टेंस ऑफ लीवरेजिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग यूएस टाइज, जो कि हम कर ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का फर्क मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, रशिया के रिस्पेक्ट में, ईरान के रिस्पेक्ट में, यूक्रेन के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसके बाद भी हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज बने हुए हैं यूएस के साथ। सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड न्यूट्रलाइजिंग द डीस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंसेज। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ये सब की एरियाज हैं जिस पे इंडिया एंड अमेरिका शुड कंटिन्यू वर्किंग। नेक्स्ट इज ऑन ट्रम्प्स ग्लोबल इम्पैक्ट, सो फोकस ऑन रेडिकल शिफ्ट्स इन ग्लोबल अलायंसेस। हो सकता है हमें काफ़ी शिफ्ट्स देखने को मिले, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से बैक ट्रैक करता है तो फिर ईरान तो इस पूरे रीजन के लिए एक थ्रेट है। ओके, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जैसी, जिनकी नहीं बनती है ईरान से ज़्यादा, ये सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज रशिया के ज़्यादा क्लोज जाएंगी। बट ईरान ऑलरेडी चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड रशिया काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंड करता है। तो हमें काफ़ी सारे ग्लोबल अलायंसेस में एक रेडिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। यूएस डोमेस्टिक फोकस रिस्क क्रिएटिंग पावर वैक्यूम। अब अगर यूएस सिर्फ इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अपने पे फोकस करेगा, तो ग्लोबल लेवल पर एक पावर वैक्यूम देखने को मिलेगा हमें, और इससे हमारी खुद की भी एक्सटर्नल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होंगी। रिसर्जेंस ऑफ यूएस चाइना राइवलरी डिमांड्स इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी। ओके, सो उसमें कुछ काम के पॉइंट्स थे जो लिखने के लिए तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो ट्रम्प के आने के बाद ही हमें एक्जैक्टली पता चलेगा कि वो क्या मेजर्स लेते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम आइडिया कि क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ सेकंड आर्टिकल इज ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। रेलेवेंस, आप खुद इसको देखेंगे, प्लीज़ इसको देखा कीजिए। ओके, पीडीएफ फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ये ज़रूरी है, अगर आपको रेलेवेंस ही नहीं पता होगा कि इसको मुझे कहाँ यूज़ करना है, तो फिर ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन नवंबर 25 को मनाया जाता है, एंड दिस वायलेंस अगेंस्ट वेमेन परसिस्ट ग्लोबली विद नियरली 1 in 3 वेमेन एक्सपीरियंसिंग इट। मैन, often the perpetrators, can also be agents of change by redefining traditional notions of masculinity. ओके, बट ऐसा नहीं है कि वायलेंस सिर्फ वेमेन के साथ ही हो रहा है, आजकल तो मैन के साथ भी अच्छा खासा हो रहा है। एनीवे, क्या है ये ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी? दिस इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंस, एग्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन ओवर वेमेन. It encourages boys to suppress emotions and view empathy as weakness. It harms women and limits man's emotional health, perpetuating the cycle of violence. So, why there is need for redefining this masculinity? First is we need to promote the values of equality, that both are equal, but at the same time we should promote the empathy as well. देखिए, sympathy and empathy में एक फ़र्क होता है। Sympathy is what you show to a person. जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो यू आर शोइंग दी सिंपैथी, बट एम्पैथी इज समथिंग दैट यू कैन फील ए पर्सनस पेन। जैसे इफ समथिंग हैपेंड विद आवर लव्ड वंस, वी कैन फील दैट पेन, राइट? दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी. सो देयर इज डिफरेंस. सिंपैथी वॉट यू शो, एम्पैथी इज वॉट यू एक्चुअली फील. So we need to promote the values of equality, empathy and non-violence. We need to engage man as champion for gender equality. वैसे ऐसा नहीं है कि वेमेन को जितने भी राइट्स मिले हैं या लिबर्टी मिली है पिछले 100 सालों में, वो सब फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ से ही आई है. नो, इट वॉज द मैन हु स्टार्टेड ऑल दिस. हमारे यहाँ किसने बात की थी? सती प्रथा अबॉलिश होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज अबॉलिश होनी चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए, राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, फिर इनके जैसे कई सोशल रिफॉर्मर्स आए. सो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में मैन आगे रहे हमेशा से, एंड वी नीड टू कीप एंगेजिंग दैम. इट शुड नेवर टर्न इनटू मैन वर्सेस वुमेन बैटल. We need to foster healthier relationship and safer societies. Initiatives to address this issue. First is UNESCO Man Engage Initiative. ये काम करती है टू एंगेज मैन एंड बॉयज़ इन जेंडर इक्वालिटी एफर्ट्स. ओके, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी निकाला था अपना, एंगेजिंग मैन एंड बॉयज़. ये हाईलाइट करता है 10 पायनियरिंग प्रोग्राम्स दैट फोस्टर दी जेंडर एक्विटी. ओके, नाउ इक्वालिटी और एक्विटी में फ़र्क है. ओके, देयर इज़ अगेन ए डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड एक्विटी. इक्वालिटी इज़, जैसे आपने एक इमेज देखी होगी, दो बराबर के बॉक्स दे दीजिए दो अलग अलग हाइट के पर्सनस को, राइट? तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ये इक्वालिटी कहलाती है. बट नहीं, जिसकी कम हाइट है उसको बड़ा बॉक्स दीजिए और जिसकी ज़्यादा हाइट है उसको कम दीजिए, ताकि दोनों के दोनों बराबर दिखें.
राइट, दैट दिस इज कॉल्ड एज एक्विटी, ठीक है। तो हमें मैन एंड वेमेन को बराबर लाने के लिए इक्वालिटी नहीं, हमें एक्विटी पे वर्क करना है, राइट। सो जेंडर इक्वालिटी नहीं, आप ज़्यादातर यूज़ किया कीजिए जेंडर एक्विटी जैसे वर्ड्स, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, एक आध अगर याद रखना हो तो रख लो, वैसे अपने राजस्थान के स्कूल का याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जेंडर एक्विटी मूवमेंट इन स्कूल्स जैम्स, इट एजुकेट एडोलसेंट्स ऑन हेल्दी जेंडर नॉर्म्स यूजिंग इंटरैक्टिव सेशन, ओके। Role of public figure. So public figures demonstrating gender equal behavior can influence societal attitudes. जैसे आजकल कुछ लोग कर रहे हैं कि करवा चौथ पे वाइफ भी पैर छू रही है, फिर हस्बैंड भी पैर छू रहे हैं, ओके। तो इस तरह की कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड इंडियन क्रिकेटर डिस्कसिंग पैटर्निटी लीव टू प्रमोट शेयर्ड पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये भी अच्छा है, ठीक है, रोहित शर्मा ने कहा था। Broader implication. Now, changing patriarchal structure requires the awareness about the gender norms, the collaborative efforts between the communities, government and international bodies, and the public policy supporting equality in family roles, education and workplaces. क्योंकि अगर पैटर्निटी लीव ही नहीं है तो फादर कहाँ से टाइम दे देगा बच्चे को, राइट। सो अगर आप मैटर्निटी लीव दे रहे हो तो पैटर्निटी लीव भी दी जा सकती है, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15-20 डेज़ की, क्योंकि वो जो इनिशियल टाइम होता है बेबी बॉर्न के बाद, उस वक्त कई बार आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करना पड़ता है। What could be the way forward? We should encourage men's participation in family and community life. Second is develop education and awareness campaign targeting harmful norms. ठीक है, हार्मफुल नॉर्म्स में सबसे बड़ा हार्मफुल नॉर्म्स है कि हाउस होल्ड के काम से वेमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकेले की नहीं है, मिलकर कर सकते हो। सपोर्ट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ओके। तो आई विल नॉट से कि यहाँ पे बहुत कोई ज़्यादा काम के पॉइंट्स थे, बट इट इज़ मोर अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, ओके। नाउ देर इज़ वन मोर आर्टिकल दैट इज़ रजिस्टिंग ट्रांसपेरेंसी इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था इलेक्शन रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए कि इलेक्शन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक नहीं किए जाएंगे, राइट। यूपीएससी में रेलेवेंस आप खुद से पढ़ सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या था? सबसे पहला तो वोट मैनिपुलेशन हमने देखा था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, जहाँ पर वो एक आदमी थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ठीक है, वो सीसीटीवी फुटेज पर ही पकड़े गए कुछ पेपर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करते हुए, राइट। अगर कोई और डेमोक्रेसी होती ना वो आदमी जेल में होता, बट नहीं, वो आदमी चंडीगढ़ की ही वहाँ पर बैठा हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इंडिया के कानून कमज़ोर तो हैं। दिस रेजेस कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब ये चीज़ क्यों पकड़ में आई थी? क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए थे उनका एक्सेस सबको दिया जाता है, कॉमन पब्लिक को भी। अब इलेक्शन कमीशन ने रूल्स क्या चेंज क्या कर दिए हैं कि इससे इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी चीज़ें होंगी वो पब्लिक से शेयर नहीं की जाएंगी, ठीक है। ये रूल में इन्होंने चेंज किया है। तो जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी बची है इलेक्शन प्रोसेस में, जो ज़्यादा नहीं बची है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत भी आप खत्म करने पे तुले। जबकि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेस, इज द फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, बट ये गवर्नमेंट उस ट्रांसपेरेंसी को और कम करती जा रही है। इन्होंने अमेंडमेंट किए इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में अंडर रूल 93(2). ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली दिस रूल अलाउड पब्लिक इंस्पेक्शन एंड एक्सेस टू ऑल, रिमेंबर ऑल, इलेक्शन रिलेटेड पेपर्स एक्सेप्ट दोज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। वो सारे इलेक्शन रिलेटेड पेपर पब्लिक कर दिए जाएंगे जब तक कि उस पर स्पेसिफिकली ना लिखा गया हो कि ये वाला पेपर नहीं दिखाना है, ठीक है। अब इन्होंने अमेंडमेंट से क्या किया? दे नैरोड द एक्सेस टू इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स बाय स्पेसिफाइंग दैट ओनली पेपर्स एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द रूल्स विल बी ओपन टू पब्लिक। यानी कि अब सारे पेपर्स नहीं दिखाए जाएंगे, अब सिर्फ वो पेपर दिखाए जाएंगे जो मेंशन किए जाएंगे कि हाँ ये दिखा सकते हो। तो जो भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी वो मत दिखाना फिर, राइट। तो इससे तो क्या किया आपने? ट्रांसपेरेंसी को और रिड्यूस कर दिया। दिस लिमिट्स द ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रल प्रोसेस। सो दिस इज वन, आई वुड से, रिग्रेसिव स्टेप बाय दिस गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन रोल. The criticism for lack of transparency in sharing the critical documents like Form 17C, जिसमें डिटेल्स होती हैं ऑफ वोट्स पोल्ड एंड द टर्नआउट। और लोकसभा इलेक्शन, हरियाणा असेंबली इलेक्शन में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे इवनिंग में दिया जाता था रिकॉर्ड कि इतनी % वोटिंग हुई है, और 24 घंटे 48 घंटे बाद 5-6% वोट बढ़ जाते थे अचानक से, ठीक है। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया था कि हम शेयर नहीं करेंगे फॉर्म 17C, जिसमें डिटेल्स होगी कि कितने वोट्स डाले गए हैं और कितना टर्नआउट रहा है। Election Commission of India did not release voter turnout data during general election of 24 in absolute number during the initial phases. एक चीज़ होती है कि परसेंटेज की 66% वोटिंग हुई है,
वो ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में तो बताइए कितने वोट डले हैं, राइट। तो एब्सोल्यूट नंबर में आप नहीं बता रहे थे इनिशियल फेजेस में। रेफ्यूजल टू शेयर द फॉर्म 17C डेटा साइटेड एज लीगल कंस्ट्रेंट दो दी डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिकली एक्सेसिबल एट पोलिंग स्टेशन। अगर ये चीज़ पोलिंग स्टेशन पे एक्सेसिबल है फॉर्म 17C, तो फिर आपको अपनी वेबसाइट पे एक्सेसिबल कराने में क्या हार्म हो रहा है, राइट। तो ये अगेन सेकंड रिग्रेसिव स्टेप रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और इसी वजह से लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भरोसा कम हुआ है। Okay, so what are the issues? First is erosion of public trust. There is delay and lack of transparency that fuel allegations of electoral fraud. Second is discrepancies in declared voter turnout figures add to the mistrust. Second is role of digital infrastructure. The returning officer's lack of access to digital tools for scanning and uploading the documents limits its accessibility. And third is legal challenge, that is Supreme Court cases questioning the integrity of electoral reforms and the right to information. की इम्प्लीकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसमें अमेंडमेंट किया गया अंडर रूल 93(2) जो कर्टेल करेगा सिटीजन के राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, जो हमने ऊपर देखा अभी। इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ट्रांसपेरेंसी इज द की टू ensuring free and fair elections and increasing voter confidence. Okay, so what we can do first is we need to reform. We need to strengthen the mechanism to provide unrestricted access to election related records. आप सारे रिकॉर्ड्स दीजिए elections related. Digitize and centralize election data for easier public access. अब हर एक बूथ पे जाकर तो नहीं ले सकते ना हम लोग फॉर्म, ठीक है। तो आप डिजिटाइज जब इतना कुछ किया ही है तो एक सेंट्रलाइज डेटा दे दीजिए ना अपनी वेबसाइट से ही। Strengthening institution, empower the election commission with modern tools and ensure accountability. पर सच्चाई ये है कि जब इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं चाहता ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, तो आप टूल्स दे दीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि सारा जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट करने की कोशिश की थी, बट सुप्रीम पार्लियामेंट ने उसको फिर से चेंज कर दिया। ओके, तो अभी भी उसका पूरा अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में। प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा अपॉइंट किया गया एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीन लोग मिलकर सिलेक्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एज ऑफ नाउ। ओके, इसकी जगह पे CJI को रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, बट उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर। पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेट सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड इलेक्टोरल रूल्स। अब आपका इतना बड़ा चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन रूल में, बट आपने कहीं भी पब्लिक आउटरीच देखा? नो, पब्लिक को पता ही नहीं है इसके बारे में कि इस तरह का भी चेंज हो गया है। मीडिया ने क्वेश्चन किया क्या? नहीं, मीडिया तो माउथ पीस बना बैठा है गवर्नमेंट का, वो तो कुंभ मेला और इस सब को कवर करने में बिजी है। ओके, और जब जब देश की आबादी या वोटर सोता रहेगा ना, वो इसी तरह से लुटता रहेगा। वाई अजरबैजान एयरलाइन जेट क्रैश, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू दिस इन एग्जाम। ये है रैट होल माइनिंग, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको पहले कई बार कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जो बच्चे नए हैं उनके लिए इस पर नोट दे दिया है। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा रैट होल माइनिंग को। क्या है रैट होल माइनिंग? ओके, क्या हैज़ार्ड्स इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं? ओके, और क्या वे फॉरवर्ड आप ले सकते हो? पूरे के पूरा आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही दिया है। अगर आएगा क्वेश्चन तो एज इट इज़ ही आएगा। ओके, PDF आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे US प्रोब फाइंड चाइना अनफेयरली डोमिनेट शिप बिल्डिंग। अब शिप बिल्डिंग में एक टाइम पे चाइना का शेयर में भी अराउंड 5% हुआ करता था, लेकिन आज इसका शेयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 50% से ऊपर चला गया। और USA जो एक टाइम पे डोमिनेट करता था, आज उसका शेयर रह गया जस्ट 1%। क्यों? आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया है जो शिप बिल्डिंग में उसका, ग्लोबल शिप बिल्डिंग में उसका शेयर 5 से बढ़ के 50 चला गया? उसके कई सारे मेजर्स लिए उसने। फर्स्ट इज कि उसने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया अपनी कंपनीज़ को। सेकेंड इज उसने काफ़ी सारे बैरियर्स क्रिएट कर दिए फॉरेन फर्म्स के लिए, उन्हें मजबूर किया गया कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए अगर आप चाइना में बिजनेस करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट भी किया, जिसको हम साइबर में हैकिंग कहते हैं। ओके, और अपने यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ रखी वो कुछ इस तरह की रखी ताकि उनके यहाँ पर अगर फॉरेन कंपनी आई भी है, उसने शिप बनाई है, तो अगर आप चाहते हो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करे, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ शेयर करनी होगी, ठीक है, तभी गवर्नमेंट आपसे ये प्रोक्योर करेगी। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए जिससे उन्होंने अपना शेयर इसमें बढ़ाया है। दूसरा, आर्टिफिशियली उन्होंने सप्रेस किया चाइना में लेबर कॉस्ट को। तो लेबर कॉस्ट तो हाँ, चाइना का एक टाइम एडवांटेज था, और आज भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उनकी वहाँ पर, उसमें लेबर कॉस्ट काफ़ी कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज।
इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं जाती हैं। और उसका कई रीज़न भी हैं कि ये इतनी बड़ी शिप में जो लोहे से लेके 50 जो चीज़ें लगी हैं ना, जितने भी रॉ मटेरियल्स लगे हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स चाइना में बहुत चीप हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेबर बट ऑफ इट इज़ अबाउट दीज रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और ये जो मशीनरीज वगैरह लगी हैं। ठीक है, ये सब इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलता है। हम तो खुद इन सारी मशीनरीज के लिए डिपेंडेंट हैं चाइना पर ही। ठीक है, तो जो कंपनीज हैं शिप बिल्डिंग में, वो उनको लगता है कि चाइना में ही चल के मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं ना। और फिर चाइनीज़ का ट्रेड भी इतना ज़्यादा हो रहा है वर्ल्ड में कि उनको शिप्स की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उनकी गवर्नमेंट प्रोक्योर भी कर लेगी। इंडिया कितनी शिप्स प्रोक्योर कर लेगा? ट्रेड है ही कितना हमारा चाइना से 10 टाइम से भी कम ट्रेड है। China's share of $150 billion global shipbuilding industry has expanded to over 50% in 2023 from around 5% in 2000, largely aided by government subsidies. यूएस का गिर के बिलो 1% हो गया। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, बस यही आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में यूज़ करना है कि इंडिया अगर अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहता है तो हमें भी अपने लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। हमें फॉरेन फर्म से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाना होगा। ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट आप नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि अपने यहाँ खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करके पेटेंट्स वगैरह ले सकते हैं। हम लोग अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट की जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकती है। ओके, यहाँ पे 4 छोटी छोटी न्यूज़ हैं बट काम की है। 300 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स किल्ड इन यूक्रेन, ये कहना है साउथ कोरिया का। और कल भी हमने देखा था कि ये जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं, इनको बैटल रेडी किया जा रहा है रशियन आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर काउंटर करने में यूक्रेन को। ओके, तो ये साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि साउथ कोरियन सोल्जर्स के पास ऐसा कोई बैटल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। ईरान टेक्स डिलीवरी ऑफ 1000 ड्रोन्स। ओके, तो ईरान अपने यहाँ पर ड्रोन की पावर बढ़ा रहा है। अब वो चाहे इसराइल पे यूज़ करे या कहीं और यूज़ करे, लेकिन ये अमेरिका के लिए हमेशा से एक टेंशन बना रहता है। ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रशिया हिट ए रिकॉर्ड हाई। तो रशिया को जो आइसोलेट करने चली थी अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन की जोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक चाइना बैठा है जिसके साथ, तो ट्रेड को लेकर उसे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर तो उसके साथ है ना। चाइना पे आप कल को रिस्ट्रिक्शन लगा पाते तो रशिया की इकॉनमी को बैडली हिट होती और शायद ये वॉर रुक सकती थी। लेकिन चाइना की इतनी कमज़ोर है नहीं चाइना कि वो यूएसए से दब जाए। इंडिया दब गया था ईरान के केस में, हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, चाइना नहीं दबा, चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता। यूएस अनाउंसेस न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस एआई चिप। अब ये एक और एरिया ऑफ फ्रिक्शन बना है चाइना और यूएसए के बीच में, कि यूएसए ने अपने यहाँ की प्राइवेट कंपनीज को स्ट्रिक्टली वार्न किया है, नीदरलैंड ने भी किया है, कि आप जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स हैं वो चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में अमेरिका से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ओके, सो ये जितनी भी 10 नैनोमीटर और उससे कम की जो चिप्स होती हैं, इनको शेयर नहीं करने देता है अमेरिका चाइना के साथ। लॉस एंजलिस में फायर एज इट इज़ चल रही है। आपके भी जितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, जॉन अब्राहिम, इन सब के भी घर थे वहाँ पे, सब जल गया है। यूके मॉरिशस साइट प्रोग्रेस ऑफ छगोस आइलैंड। छगोस आइलैंड को लेके हमने कुछ मंथ पहले डिस्कशन किया था, जब इनके बीच में एक डील हुई थी टू हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ छगोस आइलैंड टू मॉरिशस वाइल रिटेनिंग द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री बेस इन देगो गार्शिया। ठीक है, ये जो छगोस आर्किप्लैगो है उसी का एक पार्ट है देगो गार्शिया। वहाँ पर 99 ईयर की लीज पर यूके रखेगा अपने पास एक मिलिट्री बेस। ठीक है, लेकिन अभी इसका रेटिफिकेशन होना बाकी है। ग्रीनलैंड विल सेट द टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड माइनिंग टाइज विथ यूएस, क्योंकि ट्रम्प डिमांड कर रहा है कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए फॉर बोथ पर्पस, मिलिट्री पर्पस एज वेल एज फॉर माइनिंग पर्पस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। तो ट्रम्प के आने के बाद क्या होता है इस पर ग्रीनलैंड पर, तब हम लोग देखेंगे इसको। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। एंड आज आपके पास सबसे अच्छा ऑफर है ये, 50% डिस्काउंट। आपको सिर्फ 3000 रुपीज़ में पूरा कोर्स मिलेगा इस ऐप पर, जितना भी कुछ चलेगा फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। For next 18 months, everything on this app will be available to you. Okay, for prelims, mains, everything. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.